Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we'll study chapter number 1 crop production and management of class 8 science NCERT CBSE syllabus। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम पहला पार्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। यह 8वीं कक्षा की साइंस टेक्स्ट बुक में से है NCERT CBSE सिलेबस। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। So friends, in this chapter we'll study things about how the production of the crop needs to be taken care of with the kind of proper technique, what are the tools that are used, what is the management that is required post the production part, how is the sowing of the seeds done, what needs to be done for proper yield of the crops. So such things we'll be studying in detail. दोस्तों, अनाज कैसे उगाते हैं, क्या करेंगे तो अनाज ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले हमको पृथ्वी में से, इरिगेशन सिस्टम पानी कैसे सप्लाई करते हैं, किस तरह से कितना पानी कितने इंटरवल पे देना है, अनाज स्टोर कैसे करते हैं ताकि हमारे पॉपुलेशन को अच्छी तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया जाए, ये सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको ये चैप्टर अंत तक ध्यान दे के पढ़ना है इसको और सुनना, और मुझे पक्का विश्वास है कि एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी चैप्टर। पहेली एंड बोजो वेंट टू द अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो समर वेकेशन के दरमियान पहेली और बोजो अपने अंकल के गांव गए थे। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनके अंकल एक किसान है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक कुपरी, सिकल, शोवल, प्लाव एक्सेट्रा इन दी फील्ड। एक दिन उन्होंने कुछ औजार देखे जैसे कुपरी, सिकल, फावड़ा को, ये सारी चीज़ें उन्होंने खेत में देखी। तो बोजो आस्क्ड, आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। बोजो ने पूछा कि कहाँ और कैसे हम इन औजारों का इस्तेमाल करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। ये आपने पढ़ा है कि हर जीवित जीवित वस्तु को या जीवित जीव को खाना चाहिए रहता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप इसको याद कर सकते हो कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जानवर और इंसान अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। सो एनिमल्स अपना खाना कहाँ से लाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले हमको खाना क्यों खाना चाहिए। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and exertion. हम जानते हैं कि जो ऊर्जा मिलती है खाने में से, उससे ऑर्गेनिजम्स अपना डेली काम करते हैं, जैसे खाना पचाना, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमको हमारा खाना प्लांट्स, जानवर या उन दोनों से मिलता है। Bojo, since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? जैसे हम सभी को खाना चाहिए, वैसे हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, उनको कैसे हम खाना प्रोवाइड करते हैं। पहली, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। तो खाने का प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल में होना चाहिए। In order to provide food to a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. भारत के इतने विशाल लार्ज पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है इस खाने का। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, व्हेन प्लांट्स आर ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट अ प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप। जब प्लांट्स एक ही तरह के एक ज़्यादा नंबर में, एक ज़्यादा विशाल संख्या में जब उगाए जाते हैं लार्ज स्केल में, उसको कहते हैं क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड ऑफ अ वीट। तो वीट का क्रॉप उसे कहते हैं जब वीट के पौधे को एक से ज़्यादा संख्या में पूरे फील्ड में उगाए जाते हैं, उसको क्रॉप कहते हैं।
You already know that crop are of different types like cereals, vegetables and fruits. आप जानते हैं कि क्रॉप्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे धान, सब्जियां और फल. These can be classified on the basis of season in which they grow. इनका वर्गीकरण उस सीज़न में वो उगते हैं उसके हिसाब से किया जाता है. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक विशाल देश है. दी क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. वातावरण का कंडीशन, वहाँ के तापमान, नमी और रेनफॉल अलग अलग पूरे भारत देश में होता है. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. उसी तरह अलग अलग तरीके के क्रॉप्स पूरे देश भर में उगाए जाते हैं. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. इस विविधता के बावजूद दो तरह के क्रॉप्स के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. These are खरीफ क्रॉप्स. ये है खरीफ क्रॉप. The crop which is sown in the rainy season is called खरीफ क्रॉप. जिस क्रॉप को बारिश में उगाते हैं उस क्रॉप को खरीफ क्रॉप कहते हैं. रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. अक्सर रेनी सीजन भारत में जून से सितंबर में होता है, बारिश का मौसम. पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कोकोनट आर खरीफ क्रॉप्स. चावल, मेज़, सोयाबीन, मूंगफली और कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. ये खरीफ क्रॉप है. राबी क्रॉप्स. द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च इज कॉल्ड राबी क्रॉप. उस क्रॉप को जिसको विंटर सीजन में ठंडी के मौसम में उगाते हैं अक्टूबर से मार्च के दरमियान, उसको राबी क्रॉप कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप आर वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लिंसेड. राबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं गेहूँ, चने, पीस, मस्टर्ड एंड लिंसेड. Besides these, pulses and vegetables are grown during the summer at many places. इसके अलावा पल्सेस जैसे धान्य और वेजिटेबल्स को समर सीजन में अलग अलग जगह पे उगाया जाता है. 1.2 Basic practices of crop production. बोजो. Why paddy cannot be grown in the winter season? तो बोजो पूछता है कि ठंडी के मौसम में चावल क्यों नहीं उगा सकते. पहली, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन दी रेनी सीजन. पहली कहती है कि चावल को उगाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है, इसलिए उसको बारिश के सीज़न में ही उगाते हैं. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. क्रॉप के कल्टीवेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है एक समय के दरमियान, जो फार्मर्स करते रहते हैं. यू मे ऑल्सो फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय द गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस. अगर आप नोटिस करोगे कि यह एक्टिविटीज़ एकदम सेम होती है आपके गार्डनर, जब माली के द्वारा या आपके द्वारा, जब आप कोई सजावटी प्लांट्स अपने घर में उगाते हैं. These activities or tasks are referred as an agriculture practice which are listed below. इन्हीं एक्टिविटीज़ और टास्क को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं जो नीचे लिस्ट किए गए हैं. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना. सोइंग, बीज को बोना. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद और फर्टिलाइज़र ऐड करना. इरिगेशन, पानी की सप्लाई होती है. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो नहीं चाहिए वैसे जब पौधे आजू बाजू उगते हैं उसको निकाल देना, उसको ध्यान रखना, प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स कहते हैं. हार्वेस्टिंग, जब खेत धान उग जाए और उनको हार्वेस्ट करते हैं, खेत को सही समय पर उस अनाज बोए हुए अनाज को काटना, उसको हार्वेस्टिंग करते हैं. और स्टोरेज, उस खाने को स्टोर करना. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. क्रॉप ग्रो करने के पहला स्टेप होता है सॉइल का प्रिपरेशन करना. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न योर सॉइल एंड लूजन इट. एग्रीकल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि आपके जो ज़मीन जहाँ आप खाना उगाने वाले हैं या पौधा उगाने वाले हैं उस सॉइल को हिलाना, उसको मिक्स करना अच्छे से और उसको एकदम ढीला करके रख देना. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. इसके वजह से पौधे की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल के अंदर डीप अंदर तक पहुँचती हैं. द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. ये लूज सॉइल होने की वजह से पौधे अच्छे से सांस ले सकते हैं, उसके बावजूद जब उनके जड़ें अंदर तक जाए फिर भी. वाई डज द लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली. ये सॉइल को लूज़ करने से पौधे आसानी से ब्रीथ क्यों कर पाते हैं.
द loosened soil helps in growth of earthworms and microbes present in the soil। तो सॉइल में मौजूद जो केचुए होते हैं और छोटे जीवाणु होते हैं उनको ग्रो करने के लिए ये लूजन सॉइल बहुत हेल्प करता है। लूज सॉइल, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस इन इट। ये ऑर्गेनिजम्स इन फार्मर के दोस्त होते हैं क्योंकि वो आगे जाके इन मिट्टी को और टर्न करते हैं और उसको लूज़ भी करते हैं और उसमें और नमी ऐड करते हैं। बट वाई डज सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। लेकिन इस सॉइल को टर्न करना और लूजन करने की ज़रूरत क्यों होती है? You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, पानी होता ही है, हवा होता है और कुछ जीवित जीवाणु भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा मरे हुए पौधे और जानवर डिकम्पोज हो जाते हैं इन्हीं सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। इन दिस वे द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। इसी तरह ये अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स इन मरे हुए जीवाणु की वजह से सॉइल में वापस आ जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। इन न्यूट्रिएंट्स को वापस प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स ग्रोथ। हालांकि टॉप सॉइल का कुछ ही सेंटीमीटर का लेवल प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप ऑफ दैट सो दैट प्लांट्स कैन यूज द न्यूट्रिएंट्स। टर्निंग करने से और लूज़ करने से ये न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर आ जाता है ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स की तरह ये प्लांट्स यूज़ कर सकें। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसीलिए सॉइल को हिलाना और उसको लूज़ करना सॉइल को ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। The process of loosening and turning of the soil is called tilting और plowing। इस प्रोसेस को जिसमें आप सॉइल को लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं उसको टिल्टिंग कहते हैं या प्लाविंग करते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लाव। इसको प्लाव के इस्तेमाल से किया जाता है। प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लाव लोहे के या लकड़ी के बनते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी हार्ड इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लाविंग। अगर सॉइल बहुत ही हार्ड होता है तो उसको पानी देना ज़रूरी होता है प्लाविंग के पहले। द प्लाउड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। ये प्लाउड फील्ड में बड़े बड़े क्रम्प्स हो सकते हैं जिसको आप क्लम्प्स हो सकते हैं जिसको आप क्रम्प्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स। ये बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं मिट्टी के उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। लेवलिंग दीज फील्ड्स इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। इस फील्ड को लेवल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीज जोतने के लिए और इरिगेशन के लिए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। इस सॉइल के लेवल का प्रोसेस एक लेवलर के मदद से किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिल्टिंग। अक्सर कभी कभी मैन्योर भी सॉइल को ऐड किया जाता है टिल्टिंग के पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। इसी की वजह से प्रॉपरली मिक्स हो जाता है मैन्योर सॉइल में। द सॉइल इज़ मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। सोइंग के पहले सॉइल को थोड़ा मॉइस्ट भी किया जाता है, पानी की मदद से थोड़ा गीला किया जाता है। Agricultural implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil crumbs to get better yield। बीज बोने के पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि मिट्टी के क्लम्प्स को तोड़ के बेटर यील्ड के लिए उसको चूर चूर कर दिया जाए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल्स। इसको अलग अलग औजारों के मदद से किया जाता है। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लाउज, हो एंड कल्टिवेटर। इसमें अब खासकर औजार जो होते हैं उनको हम प्लाव, हो और कल्टिवेटर कहते हैं। Plow. This is being used since ancient times for tilting of soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil। प्लाव को एंशियंट टाइम से यूज़ किया जाता है ज़मीन को टिल करने के लिए, फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए और वीड्स निकाल के लिए और ज़मीन को टर्निंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेज एंड कैमल्स। ये लकड़ी का बनाया होता है और इसके खींचने के लिए बैल या घोड़े या कैमल जैसे एनिमल्स का इस्तेमाल होता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर। इसमें
एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप होता है, बहुत मजबूत होता है, उसको प्लाउशेयर कहते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लाउ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड एज द प्लाउ शाफ्ट। इसका महत्व का हिस्सा लकड़ी का एक लंबा भाग होता है जिसको प्लाउ शाफ्ट भी कहते हैं। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के एक हिस्से में एक हैंडल भी होता है। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। उसका दूसरा हिस्सा एक बीम को अटैच होता है जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट दी प्लाउ। बैलों की एक जोड़ी और एक आदमी इस प्लाव को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। द इंडिजिनियस वुडन प्लाउ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउज नाउ डेज। ये हमारा जो बनाया हुआ प्लाव जो है लकड़े का, वो आजकल आयरन के बनाए हुए प्लाव से रिप्लेस किया जाता है। Hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening of the soil. ये एक सिंपल टूल है जिससे वीड्स निकाले जाते हैं और सॉइल को लूज किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें एक लंबा रॉड होता है जो लकड़ी का या आयरन का बना हुआ होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। एक मजबूत ब्रॉड चौड़ा और बेंट हुआ आयरन उसके एक एंड पर फिक्स हुआ होता है जो ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज़ पुल्ड बाय द एनिमल्स। इसको जानवरों के द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लाविंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आजकल प्लाविंग ट्रैक्टर की मदद से, कल्टीवेटर की मदद से किया जाता है। ये पिक्चर में आपको पीछे दिखाई देता है, ट्रैक्टर के पीछे वो कल्टीवेटर है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर की मदद से बहुत सारी मजदूरी और समय बच जाता है। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का एक महत्व का हिस्सा है सोइंग। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ द गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। सोइंग के पहले अच्छे क्वालिटी के, मजबूत और बेहतर क्वालिटी के सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको सिलेक्ट किया जाता है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। ऐसे ही सीड्स को यूज़ किया जाता है जो अच्छा उपज दे। ऐसे सीड्स फार्मर सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। पहली, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन द वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। पहली कहती है कि एक दिन मैंने मेरी मम्मी को कुछ चने के बीज एक बर्तन में डालते हुए देखा और उस पर फिर पानी डाला उन्होंने। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। कुछ देर बाद कुछ सीड्स उसके ऊपर तैरने लगे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। मुझे पता नहीं क्यों कुछ सीड्स पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. Sowing के पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जानने के लिए कि कौन से औजार यूज़ होते हैं सोइंग करने के लिए, बीज बोने के लिए। ट्रेडिशनल टूल, पुराने ज़माने के टूल्स। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। ट्रेडिशनल तरीके से सीड्स शो करने के लिए जो औजार यूज़ होता है वो एक फनल की तरह होता है। दी सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, passed or down through 2 or 3 pipes having shape शार्प एंड्स। इन सीड्स को फनल में फिल करके वो 2 या 3 पाइप की मदद से शार्प एंड जहाँ होता है एंड की तरफ, वहाँ तक वो सीड्स पहुँचते हैं। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ये शार्प एंड्स मिट्टी के वहाँ थोड़ा सा खोद देते हैं और सीड्स को वहाँ जोत देते हैं। सीड ड्रिल जो आज की तरह कैसे होता है। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर की मदद से आजकल सीड ड्रिल यूज़ होता है। ये नीचे पिक्चर में आपको सीड ड्रिल बताया गया है। दीज शोज दी सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये एक अच्छे डिस्टेंस से, सम डिस्टेंस से, इक्वल डिस्टेंस से अच्छे डेप्थ पर सीड्स को सो करते हैं। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। वो ये भी देखता है कि बीज बोने के बाद सॉइल कवर हो जाता है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। इसी की वजह से पंछी भी इन सीड्स को खा नहीं पाते क्योंकि वो अंदर रहते हैं। सोइंग बाय यूजिंग ऑफ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल की मदद से बहुत सारा समय और मजदूरी बच जाती है।
बोजो देर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के बाजू में एक नर्सरी है। फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, मैंने देखा कि छोटे छोटे पौधे छोटी छोटी थैलियों में रखे थे। वाई आर दे केप्ट इन लाइक दिस, ये इस तरह से क्यों रखे होते हैं। पहले कहती है सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर ग्रोन इन दी नर्सरी, कुछ कुछ पौधे के बीज से नर्सरी में उगाए जाते हैं जैसे कि पैडी चावल। When they grow into seedlings, they are transplanted into the field manually. जब वो छोटे छोटे पौधे सीड्स में से सीडलिंग्स बन के थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको ट्रांसफ़र करके मैनुअली उनको खेत में उगाया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन दी नर्सरी, कुछ जंगल में पाए हुए पौधे और फूलों के प्लांट्स नर्सरी में पाए जाते हैं, वहीं उगाए जाते हैं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स, डिस्टेंस होना दो सीड्स में बहुत ज़रूरी होता है, इसके वजह से प्लांट्स ओवर क्राउड नहीं होंगे, एक दूसरे से लगे हुए नहीं रहेंगे। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, इसकी वजह से प्लांट्स को पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी, न्यूट्रिएंट्स और पानी सॉइल में से मिल जाता है। एट टाइम्स few plants may have to be removed to prevent overcrowding, कभी कभी कुछ कुछ पौधों को निकाल दिया जाता है ओवरक्राउडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद और फर्टिलाइज़र ऐड करना। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, वो सब्सटेंसेज जो प्लांट्स को सॉइल में ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं उनको मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहते हैं। बोजो, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोन इन दी फार्म, मैंने एक हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग एक फार्म में देखा। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, उसके बाजू वाले फार्म में प्लांट्स पौधे एकदम वीक थे। सो वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, तो कुछ कुछ पौधे अच्छे क्यों ग्रो होते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स अच्छे क्यों ग्रोते होते हैं बाकियों से। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू दी क्रॉप प्लांट्स, सॉइल मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट्स को पहुँचाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इस प्लांट के ग्रोथ में ये न्यूट्रिएंट्स बहुत महत्व की भूमिका रखते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, कुछ कुछ एरिया में एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप सेम फील्ड में किसान उगाते रहते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, ये फील्ड को कभी भी उपज के बगैर छोड़ा नहीं जाता, जैसे उस पर अनाज उगाया ना हो ऐसा कभी भी नहीं होता है। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू दी न्यूट्रिएंट्स, अब कल्पना कीजिए कि न्यूट्रिएंट्स की क्या हालत होती रहेगी। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, कंटिन्यूस कल्टिवेशन एक के बाद एक आप क्रॉप उगाते ही जाओ तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स में एकदम कमज़ोर हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, इसलिए फार्मर्स को उस फील्ड में मैन्योर खाद डालना पड़ता है ताकि उनको सॉइल को वापस वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स, अगर मैन्योरिंग को सही तरीके से नहीं करो तो प्लांट्स बहुत वीक और कमज़ोर होते हैं। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants and or animal waste. Manure एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको पौधों से या एनिमल के वेस्ट से बनाते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स टू ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, जो मरे हुए पौधे रहते हैं उसके या एनिमल्स के वेस्ट को एक गड्ढे में फार्मर्स उसको जमा करते हैं ताकि वो डिकम्पोज होते रहे। द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये डीकम्पोजिशन कुछ सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा होता है। द डीकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, ये डीकम्पोज जो तत्व तैयार होता है उसको मैन्योर की तरह यूज़ किए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6 में आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स वो केमिकल होते हैं वो कुछ न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही रिच होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये मैन्योर से अलग कैसे होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, पोटैश एंड एनपीके। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स फर्टिलाइजर्स के हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम।
The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, पैडी एंड मेज़। फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से फार्मर्स को बेटर यील्ड मिलना, उपज मिलना शुरू हो गया है, जैसे कि गेहूं में, चावल में और मेज़ में। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा इस्तेमाल से भी सॉइल कम फर्टाइल होते रहा है। फर्टिलाइज़र हैज़ ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइज़र की वजह से पानी भी प्रदूषित होने लग गया है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops। इसीलिए फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और दो क्रॉप्स के बीच में जब आप एक क्रॉप उगाते हो और दूसरी क्रॉप उगाते हो उसमें थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity। मैन्योर के मदद से सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है और उसके पानी को संग्रह करने की कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स को वापस वो मैन्योर सॉइल में वापस पैदा कर देता है, उसको रिप्लेनिश कर देता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरा तरीका सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस रिप्लेनिशन का है, इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। अलग अलग तरीके के क्रॉप्स अलग अलग समय पर उगाने से ये होता है। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next। पहले नॉर्थ इंडिया में फार्मर एक समय पर लिग्यूम्स उगाते थे फॉडर के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए, और दूसरे सीजन में गेहूँ उगाते थे। दिस हेल्प इन दी रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। इसी के वजह से नाइट्रोजन रिप्लेनिश हो जाता था इस सॉइल में। फार्मर्स आर बीन एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए फार्मर्स को बहुत ही प्रेरणा दी जा रही है। In the previous classes you have learned about rhizobium bacteria। प्रीवियस क्लास में आपने rhizobium बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। These are present in the nodules of roots of leguminous plants। leguminous plants के रूट के नोड्यूल्स में ये मौजूद होते हैं। They fix atmospheric nitrogen। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। Friends, you might want to pause this video to go through the differences between fertilizer and manure। दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज करके फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में के डिफरेंसेस को नोट कर सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर के फायदे। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक मैन्योर को बेहतर कहा जाता है। दिस इज़ बिकॉज इसके कारण क्या है, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल को पानी संग्रह करने की क्षमता बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। वो सॉइल को पोरस बनाता है जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज करना आसान हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं सूक्ष्म जीव, उनके नंबर संख्या बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल के टेक्सचर को भी बढ़ाता है। इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सारे जीव जंतुओं को पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पानी बहुत ही आवश्यक होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट के रूट्स के द्वारा ही पानी एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो ऑब्जॉर्ब। पानी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी साथ में एब्जॉर्ब होते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट्स में तकरीबन 90% पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। पानी ज़रूरी होता है क्योंकि बीज का अंकुकरण सूखे कंडीशन में नहीं होता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स जो पानी में घुल मिल जाते हैं वो पौधे के हर हिस्से में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर कंडीशंस। पानी ठंडी के मौसम में और गर्म हवाओं के ड्यूरेशन में भी समय पर भी पौधे को बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अच्छे मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए सॉइल में और क्रॉप के अच्छे ग्रोथ के लिए फील्ड्स को रेगुलर इंटरवल पे पानी डालना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स ऑफ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एज इरिगेशन। पानी का सप्लाई करना हर क्रॉप को सही समय पर और समय आने पर उसको इरिगेशन कहते हैं।
The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. ये समय किस अंतर पर वापस इरिगेशन का पानी वापस क्रॉप में जाएगा, इसका डिपेंड होता है। हर क्रॉप पर निर्भर करता है, सॉइल पर निर्भर करता है और सीजन पर निर्भर करता है, ऋतु पर। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ वेरी हाई। समर सीजन में पानी डालना खेतों में बहुत हाई हो जाता है, अक्सर हो जाता है। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों होता है? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? क्या ऐसा हो सकता है कि पानी जो इवेपोरेट हो जाता है सॉइल में से, उसके वजह से, और पत्तों में से ये इवेपोरेट होता है, उसकी वजह से हो सकता है? बोजो, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। इस साल मैं प्लांट्स पौधों को पानी डालने में बहुत ही ध्यान रख रहा हूँ। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। पिछले समर में मेरे पौधे सूख गए और मर गए थे। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। The sources of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. इरिगेशन के लिए पानी कुएं में से, ट्यूबवेल में से, तालाब में से, लेक्स में से, रिवर नदियाँ में से, डाम में से और कनाल से आता है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की पुरानी तकनीक। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मोड्स इन द डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। जो पानी कुएं में, तालाब में और कैनाल्स में होता है, उसको दूसरे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड्स। इस मेथड में जानवर और इंसान का श्रम से मदद लिया जाता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये मेथड्स बहुत सस्ते होते हैं लेकिन कम असरकारक होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। पौराणिक तरीके के पद्धति या नीचे दिए हुए, जैसे माउथ पुली सिस्टम, चेन पंप, देखली और राहत। ये सारों का पिक्चर्स भी आपको नीचे दिया गया है। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पानी को नीचे से खींच के बाहर निकालने के लिए पंप्स अक्सर यूज़ किए जाते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। इन पम्प्स को चालू करने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के आजकल की तकनीकें। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। आजकल की मॉडर्न तकनीकें पानी को सही तरीके से, सही मात्रा में यूज़ करने में हेल्प करते हैं। द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलोज। नीचे के मेथड्स ये हैं जो इम्पोर्टेंट आजकल यूज़ होते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। उस ज़मीन पर जो समतल ना हो और पानी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल ना हो, वहाँ स्प्रिंकल सिस्टम यूज होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेशनल नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू दी मेन पाइपलाइन इन रेगुलर इंटरवल्स। वो जो सीधे तरीके से जो पाइप होते हैं, उस पे एंड पर एक नोजल होता है जो घूमता रहता है एंड एक छोर पर, उसको सही डिस्टेंस पे ये सारे नोजल्स रखे हुए हैं जो पाँचों के पिक्चर में आपको बताया गया वैसे। एंड दे आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स पे ये मेन पाइपलाइन के साथ जुड़े हुए होते हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of the pump, it escapes from the rotating nozzles. जब पानी को इस पाइप के थ्रू प्रेशर के माध्यम से, पंप के हेल्प से छोड़ा जाता है, ये नोजल्स के एक छोर से रोटेट होते हुए बाहर निकलता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्स ऑन दी क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग। जैसे बारिश गिरती हो वैसे ही ये क्रॉप के ऊपर छिड़क जाता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। स्प्रिंकल बहुत काम का होता है लॉन्स में, कॉफ़ी उगाने में और बहुत सारे अलग क्रॉप्स में। ड्रिप सिस्टम, इसको टपक पद्धति भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इस सिस्टम में पानी बूंद बूंद कर रूट्स के बाजू में पड़ता रहता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज ड्रिप सिस्टम, इसीलिए उसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये बेस्ट टेक्निक्स हैं जिसमें फल, गार्डन्स और ट्रीज के लिए ये अक्सर यूज होता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें पानी का ज़रा सा भी बर्बादी नहीं होती है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, ये उन जगहों पे जहाँ पानी बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होता है वहाँ ये आशीर्वाद की तरह काम आता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से प्रोटेक्शन। बोजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ दैट देर वर सो मेनी अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलॉन्ग विद द वीट प्लांट। बोजो और पहेली एक गेहूँ के खेत में गए और उन्होंने देखा कि गेहूँ के खेत के आजू बाजू में उन पौधों के आसपास बहुत सारे जो काम के ना हो वैसे प्लांट्स भी ग्रो हो रहे थे। बोजो, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, क्या इन पौधों को जानबूझकर उगाया गया है? इन द फील्ड्स मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद दी क्रॉप, फील्ड में अक्सर बहुत सारे ना चाहने वाले पौधे अक्सर उग जाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड एज वीड्स, ये प्लांट्स जो ज़रूरत के नहीं हैं, उनके कोई भी काम नहीं होता है, उसको वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, इस वीड्स को निकालने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट्स ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। वीडिंग ज़रूरी है क्योंकि ये वीड बाकी पौधों के साथ पानी, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट का कंजम्पशन करते हैं, दस इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट क्रॉप, इसीलिए वो क्रॉप के ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है। सम वीड्स इंटरफेयर विद इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, कुछ वीड्स हार्वेस्टिंग के टाइम पर भी बीच में इंटरफियर करते हैं और वे कभी कभी जहरीले होते हैं इंसानों के लिए और जानवरों के लिए भी। फार्मर अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए और रिमूव करने के लिए फार्मर्स बहुत सारे प्रोसेसेस अडॉप्ट करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ द वीड्स, खेत को टिलिंग करना क्रॉप के उगाने के पहले इन वीड्स को रूट से निकालने में मदद करता है, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, इसके बाद ये बहुत बार सूख जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूविंग द वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, वीड्स को निकालने का बेस्ट समय होता है उसके पहले जब वो पौधे फ्लावर्स और सीड्स देने लग जाते हैं, उससे पहले उसको निकालना बेस्ट टाइम होता है। The manual remover includes physical removal of weeds by uprooting or cutting these close to the ground from time to time। ये मैनुअल प्रोसेस जो होता है वो फिजिकल लेबर उसमें बहुत लगता है वीड्स को निकालने में, क्योंकि वो जड़े होते हैं और समय समय पर अंतराल के उनको फिजिकली जाके निकालना पड़ता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कुपरी, ये कुपरी की मदद से किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट दी वीड्स, वीड्स को अपरूट करने के लिए सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल होता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स, कुछ केमिकल्स जैसे कि वीडिसाइड्स के मदद से इस वीड्स को कंट्रोल किया जाता है, लाइक 2,4-D, इसको 2,4-D के जैसे वीडिसाइड्स का मदद लिया जाता है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल दी वीड्स, वीड्स को मारने के लिए ये 2 और 4D को स्प्रे किया जाता है क्रॉप पर। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर, ये पानी के साथ मिक्स हो करके उनको उस हद तक स्प्रे करते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है, और उनको एक स्प्रेयर की मदद से पूरे फील्ड में स्प्रे किया जाता है। मोजो, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग दी वीडिसाइड स्प्रेयर, क्या वीडिसाइड्स उस व्यक्ति पे कुछ असर करता है जो वीडिसाइड स्प्रे करता रहता है? As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and the seeds formation। जैसे पहले बताया गया है कि वीडिसाइड्स को उसी वक्त स्प्रे करते हैं जिसके पहले वो वीड्स पर फ्लावर आते हैं या सीड्स आते हैं। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर, स्प्रे करना, वीडिसाइड्स का स्प्रे करना किसान के हेल्थ पर इफेक्ट कर सकता है। सो दे शुड यूज़ द केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसलिए इन केमिकल्स को बहुत ध्यानपूर्वक यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स, इन केमिकल्स के स्प्रे करने के दरमियान उनके मुंह को और नाक को ढकना, कवर करना बहुत ज़रूरी है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, क्रॉप का हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर्ड इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग, क्रॉप को काटना, उसके मेच्योर सही समय पर पकने के बाद काटना, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट
क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग के दरमियान क्रॉप्स को काटा जाता है या ज़मीन के नज़दीक से उनको खींच लिया जाता है, कट किया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर दी सेरल्स क्रॉप टू मेच्योर। सेरल क्रॉप्स को मेच्योर होने के लिए 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हार्वेस्टिंग इन अ कंट्री इज़ ईदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय दी मशीन कॉल हार्वेस्टर। हमारे कंट्री में सिकल के मदद से या हार्वेस्टर के मदद से हार्वेस्टिंग होती है। In the harvested crops, the grain seeds need to be separated from the chaff. Harvested crop में जो बीज के सीड्स होते हैं उसको मेन क्रॉप में से अलग करना ज़रूरी होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशरिंग। इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। इसको एक कंबाइन नाम के मशीन से हेल्प किया निकाला जाता है, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। वो ये कंबाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है, इसलिए उसको कंबाइन कहते हैं। पहली, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। हार्वेस्टिंग के बाद बहुत बार स्टब्स फील्ड में छोड़ जाते हैं जो बाद में जो फार्मर के द्वारा जला दिए जाते हैं। पहली इज़ वरीड, पहली को चिंता होती है। शी नोज़ दैट इट कॉजेज पॉल्यूशन, उसको पता है कि इसके वजह से पॉल्यूशन होता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। ये आग भी पकड़ सकता है और उस फील्ड में मौजूद बाकी क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू दी सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स एंड शैफ्ट बाय विनोइंग। फार्मर्स जो जिनके पास कम ज़मीन होती है वो विनोइंग की मदद से ये सेपरेशन करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। क्लास 6 में आपने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। उसका डिटेल्स यहाँ एक पैराग्राफ में दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ लें। फ्रेंड्स, लॉट मैनी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशन इन लॉट मैनी रीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गो थ्रू दिस इन द डिटेल मेंशन्ड ओवर हियर। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। प्रोड्यूस किया हुआ क्रॉप को स्टोर करना बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। अगर ये हार्वेस्ट किया गया क्रॉप को लंबे समय तक स्टोर करना है तो उसको मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, चूहों से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु से दूर रखना ज़रूरी है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। हार्वेस्ट किए हुए ग्रेन्स में ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड or attacked by organisms making them unfit for use or for germination। अगर फ्रेश ग्रेन्स को सुखाए बगैर स्टोर करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं और उनको अनफिट कर देते हैं जर्मिनेशन के लिए भी। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स हैव टू बी प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। इसलिए स्टोर करने के पहले इन ग्रेन्स को सूरज की रोशनी में सुखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक्स बाय इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। इससे इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगाई का हमले से उसको बचाया जा सकता है। पहली, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन दी आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, वाई आई वंडर वाई। पहली कहती है मैंने मम्मी को नीम के कुछ पत्ते हमारे स्टोर करे हुए कंटेनर में डालते हुए देखे मम्मी को। वो क्यों ऐसा कर रही थी उसको पता नहीं है। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। फार्मर्स किसान अक्सर जूट बैग में या मेटेलिक के डब्बे में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। इसके अलावा बहुत बड़े मात्रा में जब ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए सिलोज और ग्रेनरीज होते हैं जिसको वहाँ पेस्ट से और रैट से और इंसेक्ट से बचाने के लिए अच्छी तरह से स्टोर करके रखा जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। सूखे नीम के पत्ते स्टोरिंग करने के लिए ग्रेन्स में घर में इस्तेमाल होते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज स्केल क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इट इज़ इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बड़े मात्रा में जब फूड ग्रेन्स को गोडाउन में स्टोर करते हैं तो स्पेसिफिक तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है ताकि उसको पेस्ट और सूक्ष्म जीवाणु से बचाया जाए। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। पौधों की तरह जानवर भी हमको अलग अलग तरीके से फूड से हेल्प करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन दी कोस्टल एरियाज
कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। समुद्र के तट पर रहने वाले लोग अपने डाइट में, आहार में फ़िश को भी खाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्रीवियस क्लासेस में प्लांट से मिलने वाले फूड्स के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। वी हैव जस्ट सीन दिस दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। हमने अभी अभी देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे प्रोसेस स्टेप्स होते हैं, जिसमें सीड सिलेक्शन होता है, सोइंग होता है, एक्सेट्रा। Similarly, animals reared at home or in the farm have to be provided with proper food, shelter and care. उसी तरह जानवर जो घर पे होते हैं या फार्म में होते हैं, उनको सही मात्रा में खाना, शेल्टर और ध्यान देना पड़ता है। When this is done on a large scale, it is called as husbandry. जब ये बड़ी मात्रा में करते हैं उसको husbandry कहते हैं। animal husbandry करते हैं। It is known as animal husbandry. पहली, fish is good for health. खाने के लिए फिश सेहत के लिए अच्छी होती है। We get cod liver oil from फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। हमको कॉड लिवर ऑयल मिलता है फिश से, जो विटामिन डी से बहुत भरपूर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू ज्ञान गुरुवाणी एज दिस इज़ योर पर्सनल चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरुवाणी आपकी अपनी चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।